हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता उससे नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके बारे में लगभग आप सभी को जानकारी है। सोशल मीडिया में ये मुद्दा पिछले कई दिनों से लगातार उछल रहा है। मैंने सिर्फ इस कहानी में माँ और बाप के दिल की भावनाओं को गहराई में उतरकर चित्रित करने की कोशिश की है। देखिए मेरा प्रयास कैसा है। इस कहानी को लिखने में न जाने कितनी बार मेरी आंखों से आंसू बहे हैं, न जाने कितनी बार मेरी आंखें नम होने के कारण अक्षर धुंधले हो गए हैं और आज भी बड़े भारी मन से पढ़ रही हूँ। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि लोग जाने कि इस सारे प्रकरण में माँ और बाप के दिल पर क्या बीती। कहानी प्रस्तुत है फैसला। आज की रात इतनी भारी लग रही थी कि बिताए नहीं बीत रही थी। अजय सोमेश के सिरहाने बैठे थे, मीरा वहीं जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। उसे लग रहा था कि अभी अभी कोई चमत्कार होगा। अभी ईश्वर छत से उतरेंगे और उससे कहेंगे कि तू इतनी परेशान मत हो पुत्री, तेरा पुत्र तेरे आंचल तले पलेगा। तूने किसी का बुरा नहीं किया तो तेरा बुरा क्यों होगा। हर पल वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। आंखों की नमी को वो बीच बीच में पोंछती जा रही थी। इतने सालों में आंखें रो रो कर सूख गई थी, फिर भी न जाने कहां से आंसू खून बनकर बहते चले जा रहे थे। ये एक माँ का खून था। उसी खून से उसका लाडला उसके पेट में पनपा था। सामने बेड पर लेटा हुआ सोमेश कभी कभी आंखें खोल देता था और खुले हुए मुंह को ऊपर नीचे करता था। अजय कभी कभी उसका मुंह निहार लेते थे और अपने माथे पर हाथ रखकर सिर को झुका लेते थे। मीरा वहीं जमीन पर पसर गई थी। उसके शरीर में जान जैसी थी ही नहीं। वो उठती भी थी तो जमीन पर हाथ टेक कर। पिछले कुछ दिनों से अदालत के चक्कर लगाकर भी वे दोनों थक गए थे। इस काली रात ने उन दोनों की जिंदगी के चारों तरफ एक काली चादर तान दी थी। सवेरे क्या होगा वे देख भी पाएंगे कि नहीं, और वे देखना भी नहीं चाहते थे। मीरा ने धीरे से उठकर अपने आंचल से सोमेश का चेहरा पोंछ दिया था। सोमेश की आंखें बंद थीं। मीरा ने अजय से उठने का इशारा किया था ताकि वो सोमेश के सिरहाने बैठ सके। अजय कुर्सी का हत्था पकड़कर धीरे से उठ गए थे। वो पास पड़े बिस्तर पर जाकर लेट गए थे। अब उनकी उम्र भी 65 वर्ष के करीब हो गई है। 60 वर्ष की तो मीरा भी हो गई है। पूरे दिन काम करती है, उस पर ये कुठाराघात। उसे याद आ रही थी वो मनहूस तारीख जब उसे सोमेश के दोस्त का फोन आया था। उसने रोते हुए बताया था कि सोमेश हॉस्टल की 4थी मंजिल की छत से गिर गया था। गिरते ही बेहोश हो गया था। सब अस्पताल ले गए थे, मगर तब तक वो कोमा में चला गया था। वे दोनों अस्पताल पहुंच गए थे, मगर सोमेश उसके बाद उनसे कभी बात नहीं कर पाया। अजय ने वहां भी काफी समय सोमेश का इलाज कराया था, पर कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा था। उसने मीरा को घर भेज दिया था। घर में रितु वो देवेश अकेले थे।
शाम सुबह डॉक्टर विजिट पर आते थे। वो चुपचाप उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता था। उसकी आंखें डॉक्टर के चेहरे पर जम जाती थी कि शायद डॉक्टर किसी बात से उसकी आंखों में चमक वापस ला सकें। डॉक्टर उसके कंधे को थपथपा कर वार्ड के बाहर चले जाते थे। दूसरे मरीजों के रिश्तेदारों ने कई दूसरे डॉक्टर व अस्पताल के बारे में बताया था और अजय दर बदर घूमता रहा था। इस बीच बैंक में पैसे खत्म होने को आ रहे थे, पर ये सूनी काली रातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोमेश के चेहरे पर छाया हुआ सन्नाटा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि सोमेश ने धीरे से उसे पापा कहकर पुकारा है। वो फिर से उसका चेहरा निहारने लगता था कि शायद फिर ऐसा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर वो पास पड़े स्टूल पर बैठ जाता था। इस बीच मीरा भी कई बार आई थी। पैसे की व्यवस्था के बारे में बातचीत हुई थी दोनों के बीच। मीरा ने कहा था बुजुर्गों वाला मकान बेच देते हैं, बेटा ठीक हो जाएगा तो मकान फिर बना लेंगे। आखिर ठीक होकर बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो कमाएगा भी। पैसे की व्यवस्था को लेकर दोनों चिंतित थे, क्योंकि छोटे बेटे वो बेटी को भी पढ़ाना पड़ रहा था। वो घर के खर्चे भी थे। आखिर में वो 3 मंजिला मकान सस्ते में ही निकालना पड़ा था, क्योंकि वक्त पर कोई वाजिब पैसे देने वाला मिल ही नहीं रहा था। मीरा व अजय के साथ साथ ऋतु व देवेश के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। मीरा व अजय को अपनी पूरी दुनिया सूनी व वीरान लगने लगी थी। धीरे धीरे उन्हें अस्पताल के वहाँ रहने के सारे खर्च उठाना मुश्किल लगने लगा था। आने जाने का खर्च अलग था। रात को मीरा सोने के लिए कमरे में आई थी तो ऋतु अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी सिसक रही थी। मीरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था तो वो उठकर माँ के गले से लिपट गई थी। रोते रोते बोली थी, माँ, अगर राखी के दिन भैया मुझे फ़ोन करने छत पर न चढ़ते और बात करते करते मुंडेर के पास ना गए होते तो कभी न गिरते और ये सब ना होता। मीरा ने उसके आंसू पोंछकर कहा था, बेटी, विधि का विधान कौन मिटा सकता है? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस बीच समय बीतता जा रहा था। खर्च की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा था। अजय तो कभी कभी घर आता था जब मीरा सोमेश के पास रुकती थी। घर में खाना बनाकर ऋतु कॉलेज जाती थी। इस बीच देवेश की नौकरी एक प्राइवेट फर्म में लग गई थी। हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ था, मगर इतना महंगा इलाज वे कब तक झेल पाते? मीरा व अजय ने तय किया था कि वे सोमेश को घर पर रखकर ही इलाज करवाएंगे। सारी मेडिकल सुविधाएं वे घर पर ही जुटाने की कोशिश करेंगे। इससे अस्पताल के वो बाकी खर्चे बच जाएंगे। सोमेश की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। अजय ने डॉक्टर से बात की थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि सुधार कब तक होगा भी या नहीं होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तक की सारी रिपोर्ट तो नकारात्मक है। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, हम सब तो प्रयास कर ही रहे हैं। 1 सप्ताह बाद अजय ने सोमेश को घर ले जाने की सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। अजय व मीरा सोमेश को स्ट्रेचर में लिटाकर
घर ले आए थे। रितु ने बेड व कमरा तैयार कर दिया था। सोमेश प्रस्तर मूर्ति सा बिस्तर पर पड़ा था। पेट में लगी हुई नली से पेय पदार्थ दिए जाते थे। पेशाब नली लगी हुई थी, इसलिए बाथरूम ले जाने का या पॉट लगाने का झंझट नहीं था। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी करने को बताया था, इसलिए रोज सुबह देवेश व ऋतु मिलकर सोमेश को फिजियोथेरेपी करवाते थे तथा सफाई करके बिस्तर की चादर बदलकर तब अपने ऑफिस व कॉलेज जाते थे। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की जाती थी। समय बीतने के साथ साथ अजय व मीरा की शारीरिक क्षमता कम हो जा रही थी। वे मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे। देवेश के ऑफिस जाने के बाद सोमेश को उठाने में बड़ी दिक्कत होती थी। ऋतु भी काफ़ी समय बाहर रहती थी। मीरा के दिमाग में 24 घंटे उधेड़-बुन चलती रहती थी। क्या करे वो, कुछ न कुछ तो कमाना ही पड़ता था, इसलिए अजय भी थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जाते थे। खर्चे इतने थे और आमदनी थोड़ी सी, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये तो सिर्फ सोमेश के इलाज पर खर्च हो जाता था। घर खर्च व ऋतु की पढ़ाई पर खर्च, दिन रात ऋतु की शादी की चिंता खाई जा रही थी। खर्चे तो लड़कों की शादी में भी होते हैं, पर देवेश की शादी कब तक नहीं करेंगे। मीरा की आंखों से दिन रात आंसू बरसते रहते थे। सिर में दर्द व चक्कर आना तो उसके रूटीन में शामिल हो गया था। घर का काम तो करना ही पड़ता था। कभी कभी मीरा सोचती थी कि उसके वो अजय के बाद सोमेश की सेवा कौन करेगा, क्या होगा उसका। उसने अपनी चिंता अजय के सामने भी रखी थी। किसी तरह इस बीच ऋतु की शादी कर दी गई थी और वो अधिकतर अपने ससुराल में रहने लगी थी। इस बीच इस दुर्घटना को हुए और सोमेश को ऐसे ही निश्चल बिस्तर पर पड़े 12 वर्ष बीत गए थे। मीरा ने एक दिन पूजा से उठने के बाद अजय से कहा था, अब तो मैं भगवान से कहती हूँ कि वो सोमेश को उठा ले और इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। कहकर मीरा रोने लगी थी। अजय भी रोने लगे थे और मन में सोचने लगे थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माँ बाप बच्चे की मृत्यु की कामना करें। उसके बाद अजय जब भी सोमेश के पास खड़े होते थे तो उसके बेड सोर्स वो अन्य तकलीफ़ें देखकर अपने मन में उसकी मुक्ति की बात सोचने लगे थे। एक बार उन्होंने अपने घर आए दोस्त से आंखों में आंसू भरकर सोमेश के 13 वर्ष के दर्द की दास्तान बयां की थी और कहा था कि अब तो हम ईश्वर से इसकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। दोस्त जो वकील थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ईश्वर से क्यों, कानून से भी करो ना। बातचीत गहराई तक गई थी और मीरा तथा देवेश से सलाह के बाद उच्च न्यायालय में आवेदन दे दिया गया था। मीरा ने कई बार अजय से आर्थिक सहायता हेतु प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से मिलने को भी कहा था, पर अजय ने इनकार कर दिया था। लगभग 12 वर्ष बीत गए थे और सोमेश की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। वो प्रस्तर मूर्ति की तरह पलंग पर लेटा रहता था। बस पेट के पाइप के सहारे पेय पदार्थ व अन्य पाइप द्वारा उसकी बाकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। मीरा के चेहरे पर एक ज़माने से हंसी नहीं आई थी। मीरा के चेहरे पर एक ज़माने से हंसी नहीं आई थी। सुबह उठकर जब मीरा व देवेश सोमेश का बिस्तर साफ करते थे तो उसके बेड सोर्स से हुए घावों से
बदबू आने लगी थी। डॉक्टर का जवाब अभी भी नकारात्मक था। कुछ दिन बाद वकील ने बताया था कि हाई कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार इच्छा मृत्यु के लिए केस परिपक्व नहीं था। एक बार फिर मीरा व अजय आंसुओं में डूब गए थे। उनसे सोमेश की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। उस रात मीरा सोमेश थी, वो रोते हुए बोली थी, बेटा तू सोचता होगा कि कैसी माँ है जो अपने पुत्र की मौत मांगने अदालत तक पहुंच गई। लेकिन क्या करूं बेटा, मुझसे तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। बेटा तू तो सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा है। तू जिंदा भी कहाँ है? क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? तू माँ से कुछ मांगता नहीं, माँ की कोई बात सुन नहीं पाता। ये कैसा रिश्ता है बेटा? इस बार अब तू भगवान की गोद में जा। अगले जन्म में मेरी ही कोख से पैदा होना, ताकि हम पूरी जिंदगी माँ बेटे की तरह रह पाएं। अजय भी हताश हो गए थे, लेकिन वकील ने उच्चतम न्यायालय में जाने की सलाह दी थी। अजय के सामने कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। अजय भी शारीरिक व मानसिक तौर पर थक चुके थे। इस समय तक एक लंबा अंतराल बीत चुका था। अंत में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। फिर मीरा, अजय व अन्य सदस्य अदालती कार्रवाई से गुजरे। अदालत ने बड़ी बारीकी से हर पहलू को देखा, सुना वो समझा था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट फिर से मंगाई गई। भविष्य में सोमेश के ठीक होने की संभावना पर विचार किया गया। सोमेश की हालत पर विचार किया गया। अंत में 13 वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय ने सबको चौंकाते हुए सोमेश की पीड़ा को दूर करने वाला फैसला दिया और उसका इच्छा मृत्यु वाला आवेदन देश के प्रथम ऐसे फैसले के रूप में स्वीकार कर लिया गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया था। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार सोमेश को घर से एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। वहाँ एक डॉक्टर्स की कमेटी की निगरानी में उसकी जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जाना था। धीरे धीरे उसका खाना पीना भी बंद किया जाना था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कल सोमेश को एम्स हॉस्पिटल शिफ्ट करना था, यानी सोमेश को मरने के लिए भेजा जाना था। मीरा व अजय दोनों पहले से ही बहुत बेचैन थे। देवेश व ऋतु थोड़ी देर पहले सोने गए थे। सोना तो किसी को नहीं था, बस दोनों लेटने चले गए थे। मीरा ने सोमेश का सिर अपनी गोद में रख लिया था। वो विक्षिप्तों की तरह उसका माथा सहलाकर बोली थी, ऋषु बेटा, अपनी मनपसंद लोरी सुनेगा? सुनाती हूँ। ठंडी ठंडी चलती बयार, निंदिया तू आ मेरे घर, मेरे लल्ला की आँखियाँ बुलाएं, निंदिया तू आ मेरे घर। गाते गाते वो जोर से रोने लगी थी। पास में पलंग पर लेटे अजय आकर उसे संभालने लगे थे और खुद भी रोने लगे थे। मीरा रोते रोते बोली थी, क्या हमारे जैसे माँ बाप दुनिया में कहीं और होंगे जो अपने ही बेटे को मरने के लिए भेज रहे हैं? अजय ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा था, हम उसे मुक्त कर रहे हैं। सवेरे एम्बुलेंस आ गई थी। सोमेश को विदा करना था, एक ऐसी विदाई जो शायद कहीं नहीं दी गई होगी। सोमेश के लिए जब करवाया गया था। बहन ने माफ़ी मांगी थी, भाई ने पैर छूकर माफ़ी मांगी थी कि वो अच्छी तरह उनकी सेवा नहीं कर पाया था। अजय दरवाज़ा पकड़कर मुंह उल्टा करके खड़े हो गए थे। शायद सोमेश का घर से जाना देखना नहीं चाहते थे। एम्बुलेंस तक जाने के लिए
स्ट्रेचर पर सोमेश को लेटाया गया था और स्ट्रेचर को आगे बढ़ाया जाने लगा था। मीरा धीरे धीरे स्ट्रेचर के साथ चलने लगी थी। फिर पागलों की तरह सोमेश से लिपट कर बोली थी, बेटे तू तो अपनी माँ को समझता है ना, दुनिया कुछ भी कहे, तुझे भगवान गोद में लेकर थपकी देंगे और तू सुकून से सो जाएगा, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले जन्म में तुझे मेरी गोद में आना है, याद है ना? कहकर मीरा बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस सोमेश को लेकर चली गई थी।